नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी 12,000 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्य योग्यता हुई खत्म। यूजीसी ने जारी किया नोटिफिकेशन। न्यूनतम योग्यता नेट, सेट या स्लेट होगी मान्य। इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग डेट की घोषणा की। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 3। फुटबॉल में भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं बार जीती सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी। पेनाल्टी शूट आउट में जीता फाइनल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी 12,000 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर और काशी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए और कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है। साथ ही पीएम मोदी ने गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जिसके बाद लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास होगा। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए नई उड़ान दी है। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अतिथिगण भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विद्युतीकरण या दोहरीकरण, NH56 के वाराणसी जौनपुर खंड का 4 लेन चौड़ीकरण और वाराणसी में कई परियोजनाओं को समर्पित किया जाना शामिल है। साथ ही पीएम ने 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों के पुनः डिजाइन और पुनर्विकास सहित 6 धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्नान घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम सहित कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 जुलाई को नेशनल परेड में होंगे खास मेहमान। भारत फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी की 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस जाएंगे। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर कहा कि आपके आने से मुझे खुशी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने बैस्टिल डे परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों के अगले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए 102 बच्चों को स्माइल योजना से जोड़ा। बच्चों को बांटे स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए 102 बच्चों को बाल सेवा योजना और स्माइल परियोजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्माइल परियोजना से जुड़कर 102 बच्चे एक नई लगन और परिश्रम के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भिक्षावृत्ति से बच्चों को मुक्त कराकर उनके पूर्ण विकास एवं मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग डेट की घोषणा की। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 3।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट की घोषणा कर दी है। इस बात की जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन दोपहर के समय लॉन्च किया जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अध्यक्ष सोमनाथ एस ने कहा, इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्य योग्यता हुई खत्म। यूजीसी ने जारी किया नोटिफिकेशन। न्यूनतम योग्यता नेट, सेट या स्लेट होगी मान्य। पीएचडी की योग्यता वैकल्पिक। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मिनिमम क्राइटेरिया तय कर दिए हैं। नई क्राइटेरिया के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता नेट, सेट या स्लेट होगी। यूजीसी द्वारा नए नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। न्यूनतम योग्यता के रूप में नेट या सेट या स्लेट पास करना जरूरी होगा। इन परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी दी जाएगी। नई व्यवस्था 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। डीआरडीओ ने परमाणु मिसाइलों में से एक K-15 सागरिका मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने हाल ही में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली K-15 सागरिका परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण में मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट किया। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास इसके 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल और दूसरी पनडुब्बी से दागी जाती है। देश में परिवहन की बदलेगी सूरत। आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली स्वदेशी हाइपरलूप तकनीक की विकसित। सार्वजनिक परिवहन को अत्याधुनिक बनाने के साथ तेज गति देने पर देश में बीते कुछ समय से लगातार काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप तकनीक पर काम कर रहा है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद अब रेलवे ने स्वदेशी हाइपरलूप पर काम शुरू कर दिया है। हाइपरलूप ऐसी तकनीक है जिसमें कम दबाव वाली ट्यूब में चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से बिना फ्रिक्शन के यात्रियों और फ्रेट को तेज गति से ले जाया जा सकेगा। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि भारत के कार्बन न्यूट्रल और कम ऊर्जा खपत के लक्ष्य में इससे मदद मिलेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंधेरे ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का किया सफल प्रक्षेपण। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंधेरे ब्रह्मांड की जांच के लिए 1 जुलाई को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूक्लिड टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ब्रह्मांड के 2 रहस्यमय घटकों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति को उजागर करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। यूक्लिड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे सटीक 3D मानचित्र बनाने के लिए 10 अरब प्रकाश वर्ष तक की अरबों आकाशगंगा का निरीक्षण करेगा, जिसमें तीसरा आयाम समय का प्रतिनिधित्व करेगा। अब खबरें खेल जगत से। फुटबॉल में भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं बार जीती सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी। पेनाल्टी शूट आउट में जीता फाइनल। फुटबॉल में भारत ने कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु के श्रीकांतीरावा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट के जरिए भारत ने जीत दर्ज की। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह एक बार फिर भारतीय टीम के लिए हीरो साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारत की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन एथलीटों की उपलब्धियां भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। यशस्वी और तिलक वर्मा को मिला मौका।
बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं टी20 में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे सूर्यकुमार यादव को पहली बार टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। पूर्व ऑलराउंडर अजीत अगरकर बने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष, बीसीसीआई ने किया ऐलान। अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चयन समिति में अब अजीत अगरकर, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद शामिल हैं। पूर्व ऑलराउंडर अजीत अगरकर ने 26 टेस्ट मैच, 191 एक दिवसीय और 4 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अजीत अगरकर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहले टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेश के आगामी दौरे के लिए महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 2020 अंतर्राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर दोनों प्रारूपों में टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना दोनों प्रारूपों में उपकप्तान होंगी। बीसीसीआई ने कहा है कि 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेल मीरपुर के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जांजीबार में किया जाएगा स्थापित। आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जांजीबार में बनेगा। जांजीबार में आईआईटी मद्रास का एक परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मुईनी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह परिसर भारत और तंजानिया के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता को प्रदर्शित करता है और समूचे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में लोगों के बीच संबंध बनाने के भारत के प्रयासों की याद दिलाता है। यह ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। अब डॉलर और पाउंड को टक्कर देने की तैयारी में भारतीय रुपया। रिजर्व बैंक ने शुरू की तैयारी। भारतीय रुपया जल्द ही डॉलर और पाउंड की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन सुझाव दिए। इन सुझावों में भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार (SDR) समूह में शामिल करने और सीमा पार व्यापारिक लेन देन के लिए RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल करना शामिल है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।